हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि हम कैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एक चैप्टर भी है, एक टाइप से कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बायोलॉजी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता करेंगे जो कि आगे काफ़ी ज़्यादा यूज होंगी या फिर वो टर्म्स भी आगे यूज हो सकती हैं। तो बायोलॉजी सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी है क्या, तो बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। बस इतना सा, इतना ही पूछेंगे आपसे कंपटीशन में, व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। बायोलॉजी को हम इस पूरे नाम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बायोस और लोगोस। ये दोनों वर्ड ग्रीक ओरिजिन के हैं, यानी ग्रीक वर्ड्स हैं ये दोनों। इसका नाम हो, इसका मतलब होता है लाइफ और इसका लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो कंबाइन क्या होगा, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स बायोलॉजी, ठीक है। लाइफ स्टडी कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा एक मिनट, अब बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक कौन थे, वो थे एरिस्टोटल। ठीक है, ये टर्म एरिस्टोटल था। ये शब्द जो बायोलॉजी नाम है, ये शब्द ये किसने सबसे पहले यूज किया था, वो थे लेमार्क और ट्रेवियनस। सॉरी, आर्वियनस। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ड यूज किया था बायोलॉजी, ठीक है। कब यूज किया था, इन 1801। 1801 में इस वर्ड बायोलॉजी का यूज किया था किसने, लेमार्क और ट्रेवियनस ने, ठीक है। अब बायोलॉजी जो है, हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो है बॉटनी, फिर है जूलॉजी, एंड आफ्टर दैट माइक्रोबायोलॉजी। अब बॉटनी जो है, बॉटनी वर्ड लिया, बॉटनी वर्ड में बॉटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। अब जूलॉजी जो है, जूलॉजी में आप देखिए वर्ड है जू। जू में क्या होता है, जानवर होते हैं, तो जानवरों की स्टडी किसके अंदर आ गई, जूलॉजी के अंदर, एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी, वर्ड ही बता रहा, माइक्रो। माइक्रो यानी कि वो चीजें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बिना किसी इक्विपमेंट के, जैसे कि माइक्रोस्कोप वगैरह के, नेट डाई से हम उसको नहीं देख सकते। तो वो सारी चीजें किसके अंदर स्टडी होंगी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, माइक्रोब्स, ठीक है। अब फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी के एरिस्टोटल, फिर से। माइक्रोबायोलॉजी के कौन है, इसके हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक। ठीक है।
एंटोनी वैन ल्यूवेन हुइक के बारे में अगर हम बात करें, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन थे। तो एंटोनी वैन ल्यूवेन हुइक था एक डच बिजनेसमैन, मतलब कि प्रेजेंट में जो नीदरलैंड है वो था, उसे पहले डच बोलते थे। डच बिजनेसमैन था, ठीक है, डच बिजनेसमैन हो गया। उसके अलावा ये माइक्रोस्कोप्स का बिजनेस करता था, इसने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। इसे काफी इंटरेस्ट भी था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर खुद स्टडी किया। और ये पहला इंसान था जिसने कि माइक्रोस्कोप देखा था। और जिस माइक्रोस्कोप का इसने इस्तेमाल किया था ना, वो सिंगल लेंस का था, सिंगल लेंस का, ठीक है। अब इसमें हम बायोलॉजी में एक और टर्म पढ़ते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसका आगे जिक्र होने वाला है। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो दी थी किसने? पुरकिंजे ने, यानी कि नाम दिया था पुरकिंजे ने, और इसे यूज किसने किया था? हक्सले ने। किस चीज के लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, कि हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स को, ठीक है। चलो अभी का हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स होती क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। इन दोनों चीजों के बारे में कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमें लगता है कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स की के लिए मतलब इसको हम एक ऐसे क्राइटेरिया मान सकते हैं कि हम इसके आधार पे लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग कर सकते हैं, यानी कि जीव चीजों को अजीब चीजों से या सजीव नॉन लिविंग। अब देखो लिविंग थिंग्स जो है हम कह सकते हैं कि वो चीजें ग्रो करती हैं, ठीक है, ग्रोथ। अब आप में से कुछ कहेंगे कि सर ग्रो तो कर ही सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहाँ ग्रो करती हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकती हैं। जैसे कि माउंटेन्स, जो माउंटेन है वो ग्रो करते हैं, अपना साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ को हमें क्रूशियल फैक्टर नहीं मान सकते किस चीज के लिए? क्लासिफिकेशन के लिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इसमें भी होगी, माउंटेन्स होगी, ग्लेशियर्स हैं, वो सारी चीजें भी तो अपना साइज बढ़ा रही है ना, तो ग्रोथ होने में भी हो रही है। अब अगर हम आगे बात करें इसकी ग्रोथ के बाद, फिर होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। अब पूछो कैसे नॉन लिविंग में होती है? देखो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हम मान के चलते हैं एक रेत का टीला है, ठीक है। वो रेत का टीला एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंच सकता है? यानी कि शिफ्ट होते रहते हो, अगर आपने पढ़ा हो तो हवा जब चलती है वो अपने साथ रेत को उठा के ले जाती है, तो एक जगह से दूसरी जगह गया ना वो, तो वो भी तो लोकोमोशन के अंदर ही आ गया। और पानी है, बहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो भी लोकोमोशन है, क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो लोकोमोशन इसमें भी होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन जैसे, हाँ वो इसमें नहीं होगा रिप्रोडक्शन, ना 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 ना, कभी आपका भैया आप तो पागल हो गए बिल्कुल। देखो रिप्रोडक्शन है ना, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होगा, लेकिन सभी लिविंग थिंग्स में नहीं होगा। जैसे इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, म्यूल, वर्कर बीज, एक्सेट्रा, और भी इसमें, लेकिन नॉर्मली यही बताया जाता है आपको। मैं भी बोलता हूँ, म्यूल जो है, खच्चर जिसे हम बोलते हैं,
खच्चर जो है ना, आप सोचते होगे कि ये अपने आप ये अलग से एक प्रजाति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक घोड़ा और एक गधा, इन दोनों के क्रॉस से बना है, यानी कि इन दोनों की ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग से बना है क्या, म्यूल। तो ये अपने आप में अपनी ऑफस्प्रिंग यानी कि अपना वंश नहीं बना सकता, आगे पैदा नहीं कर सकता अपने बच्चे, तो ये स्टेराइल है। ऐसे ही वर्कर बीज जो मधुमक्खियां हैं, उनमें भी सिर्फ जो रानी मक्खी है ना, वही अंडे देती है और कोई मक्खियां नहीं देती। तो रिप्रोडक्शन को भी हम लिविंग थिंग्स के फैक्टर के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, क्लियर हो गया। अब है शेप एंड साइज। हाँ, ये देखो, अब इसके बारे में आप क्या कहोगे कि शेप या साइज जो है वो फैक्टर है या नहीं? ना, इसकी भी शेप होती है, इसकी भी शेप होती है। लोकोमोशन दोनों में होगा, रिप्रोडक्शन ये नहीं करेगा। देखो, शेप साइज, डस्टर है, डस्टर का एग्जांपल नॉन लिविंग है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर शेप भी है। माउंटेन्स है, पहाड़, उनकी शेप चलो कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप होती है उनकी। साइज, साइज तो हम कैसे नाप सकते हैं, लेकिन हाँ साइज तो है ना इसका, 4 इंच का, 5 इंच का, जो भी साइज है। ईंट है, इनका हम साइज दे सकते हैं, साइज होता तो है इनका, प्रॉपर नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको, अगर ये तो हमने खुद क्राफ्ट किया है, लेकिन प्रॉपर शेप साइज नहीं होगा, लेकिन शेप साइज जरूर होगा इसका, ठीक है। अब बारी आई, चलो ये तो हो गए कुछ कॉमन कंफ्यूजन जिसमें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ मेन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि साफ साफ बता सकते हैं कि ये चीज लिविंग है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम नॉन लिविंग थिंग्स की जगह एग्जांपल लेंगे किसी डेड पर्सन का, और उसको एक लिविंग पर्सन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये जितनी बॉडी एक्टिविटीज होंगी, चलो बॉडी एक्टिविटीज लिख लेते हैं, बॉडी या फिर ऑर्गन एक्टिविटी। लिविंग में होंगी, नॉन लिविंग में नहीं होंगी। मरा हुआ इंसान मान लो कभी देखा आप सांस ले रहा है, अगर ऐसा करेगा तो जिंदा ही हो जाएगा ना वो, या फिर उसके अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा हो, सवाल ही पैदा होता है इन चीज़ों का, तो नॉन लिविंग की कैटेगरी में चला गया, ठीक। इसके बाद बारी आती है रिस्पॉन्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप हैं, आपको अगर कोई टच करता है, आप उसको रिस्पॉन्स देते हो। आपको अगर कोई गर्म चीज छू जाए तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे लेते हो, तो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग, आप पत्थर को कितना ही गर्म कर लो, मरे हुए इंसान कितना ही गर्म कर लो, जला लो, कुछ कर लो, जलता तो है ही आखिर में। तो रिस्पॉन्स का उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने उसको बाहर से टच किया, कोई स्टिमुलस दिया, ठीक है, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस चीज का, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है मेटाबॉलिज्म, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं इसको मेन, एक ये और एक जो मैंने अभी आपको टर्म थे, एक प्रोटोप्लाज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर होती हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो मेटाबॉलिज्म होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो मूवमेंट सिर्फ रुक जाएंगी, और मेटाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर के अंदर चल रहा है अभी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, उस दौरान भी जो मसल्स हैं वो काम कर रही है, उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सब इसके अंदर कंसीडर होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। सॉरी यार, थोड़ा सा डाउन से जस्ट लिटिल बिट, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, काफी क्रूशियल है। हाँ, अब है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी प्रॉपर होगी। कोई भी आपने टेढ़ा बेढ़ा इंसान नहीं देखा होगा कभी, उसकी प्रॉपर शेप होगी, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स की कोई भी शेप हो सकती है, एनी शेप। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं होगी उसकी, यानी कि हमारे जहाँ हाथ होने चाहिए वहाँ हाथ है, जहाँ पैर होने चाहिए वहाँ पैर है, ऑर्गेनाइज्ड है हमारा सिस्टम कंप्लीटली। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता। अब है लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन की अवधि, जीवन काल कितना लंबा जी सकता है कोई भी व्यक्ति, तो ये प्रॉपर होगा। ये एक फिक्स टाइम होता है हर इंसान को, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है उस हर एक ऑर्गेनिज्म की। लेकिन नॉन लिविंग ऐसा नहीं होता, हजारों लाखों साल से वो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। अब उसके बाद बारी आएगी लाइफ स्पैन हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? मान लीजिए ये जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, सॉरी ग्रीन है वैसे तो कलर में, ये जो बोर्ड है इसकी आप बाउंड्रीज को मान लो ये सेल के बाहर की दीवारें हैं, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए, ये है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका जो है उसकी बाहरी परत, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी, कुछ भी हो, वो सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म के अंदर कंसीडर होंगी। कुछ भी है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी चीजें होंगी ना, सारी अब कुछ भी गिर बचे सब कंसीडर होगा, है तो वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो जाएगा। ओके, अब आपने जैसे मैंने बताया मूवमेंट का कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है कि हम अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने हाथ अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ, अपनी मर्जी से लिखते हैं, हम सारा काम हम कंट्रोल करते हैं खुद से, हमें बाहर से कोई फोर्स नहीं करता। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब ये डस्ट है मान लो, इसे मुझे फेंकना ऊपर, फेंक दिया तो ये अपने आप तो मूव नहीं हुआ, मैंने मूव किया ना इस चीज़ को। तो यही चीज़ें होती हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव तो करती हैं, लेकिन कोई बाहर से अगर फोर्स लगे तो। ओके, अब हम बात करें, एक और टर्म है लाइफ साइंस। आप सभी ने सुना होगा कि लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस है क्या लाइफ साइंस? लाइफ साइंस बेसिकली एक ग्रुप है, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। और वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? बायोलॉजी, इन शॉर्ट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब आप कहेंगे कि भाई इन दोनों की जरूरत क्या है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, सॉरी तीनों की। बायोलॉजी तो है ही, इसके बाद तो काम ही नहीं चलेगा अपना। अब बायोलॉजी के और छोड़ दे, इसका तो हमने देख लिया क्या क्या फंक्शंस थे बायोलॉजी के। अब बात करते हैं कि इन तीनों की हमें क्या कहाँ जरूरत पड़ेगी। इसका तो वैसे क्वेश्चन नहीं रहती है बायो वालों से कि सर मैथ तो आता ही नहीं, इसीलिए हमने बायो ली थी। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या है, तो लेने ही पड़ेंगे यार, दोनों हैं, लेकिन इनका यूज कहाँ पे? बात तो है ना केमिस्ट्री, जैसे अभी मैंने बात की थी मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म में जो भी केमिकल्स हैं, केमिकल्स हैं सारे, खाना जो है हमारे उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स ही तो हैं। जैसे कि भाई प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या है? अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स में क्या है? नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फोरस है और शुगर है, यही सारी चीजें तो होंगी। और इन सब की स्टडी किसके अंदर होगी? केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री तो हमारे काम की है। अब फिजिक्स है, फिजिक्स का क्या काम है? सर भाई फिजिक्स का काम होगा कि जैसे मान लो वेदर है, चेंज इन वेदर, मौसम में जो भी चेंजेस आएंगे वो फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग। क्योंकि जैसे मान लो विंड की स्पीड है, उसकी डायरेक्शन है, उससे हम पता लगा सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी, आने वाला मौसम कैसा होगा। जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं,
कितने टाइम में पूरा करेंगे, कब कौन सा मौसम होगा, सब फिजिक्स के अंदर। किस बिल्डिंग की कितनी लंबी हाइट जा सकती है, कितना कौन ग्रेविटी की चीज़ पे कितना काम कर रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, कितना भार लग रहा है, कितना प्रेशर हम झेल रहे हैं, वो सारा का सारा फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो काम की तो ये भी है। हाँ वो बात अलग है कि हमें आगे जाके इसकी ज़रूरत ना पड़े, अगर हम अपनी पर्टिकुलर एक ब्रांच ले लें तो जनरली हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बारी आ गई हमारे दुश्मन की, बोला जी ये कहाँ से आ गया, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन है। कैलकुलेशन जेनेटिक्स में जितनी कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, और जितना भी हम डाटा स्टोर करते हैं, एनालिसिस करते हैं हमारे डाटा का, एनालिटिकल स्टडी के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैथ की, वरना हमारा कोई यूज़ नहीं ना इसका, ना 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 ना, ना। बस कैलकुलेशंस में इसकी यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। सो आज के लिए बेसिकली इतना ही। होप यू लाइक इट, थैंक यू एंड सी यू लेटर, बाय।